प्रोफाइल सीट सांवेर में इस बार हाई वोल्टेज मुकाबला है। दरअसल यहाँ उपचुनाव का घमासान दो दिग्गजों के बीच है। बीजेपी से मैदान में सिंधिया के कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू को उतारा है। इन दोनों ने ही दल बदला है। ऐसे में देखना होगा कि दल बदल का फायदा किसे मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सांवेर सीट के सियासी इतिहास को देखें तो यहाँ आजादी की बात से लेकर अब तक 13 चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार बीजेपी तो 6 बार कांग्रेस को कामयाबी हाथ लगी है। वहीं पिछले 4 चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से जीतती आई है। 2003 में जहां बीजेपी से प्रकाश सोनकर जीते थे, तो 2008 में कांग्रेस के टिकट पर तुलसी सिलावट ने निशा प्रकाश सोनकर को करीब 3,500 मतों से हराकर जीत हासिल की। वहीं 2013 में जब बीजेपी ने राजेश सोनकर को मैदान में उतारा और इस बार उन्होंने कांग्रेस की तुलसी सिलावट को करीब 17,500 मतों के अंतर से शिकस्त दी, जबकि 2018 में तुलसी सिलावट ने बीजेपी के राजेश सोनकर को हराकर इस सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई। हालांकि सिलावट की जीत बहुत ज्यादा दमदार नहीं रही थी। उन्होंने करीब 3,000 मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। सांवेर विधानसभा में जातिगत वोट की बात की जाए तो सभी समाज के लोग इस विधानसभा में रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ जातिगत समीकरण नहीं बनते हुए दोनों प्रमुख दल किसानों के मुद्दे को ही भुनाने की कोशिश करते हैं। इस सीट पर 40-40 हजार के करीब क्षत्रिय और दलित वोटर्स हैं, जबकि ब्राह्मण और कलौता समाज के 20 से 25 हजार के करीब मतदाता हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी तकरीबन 10,000 है। 243 छोटे बड़े गांवों से मिलकर बनी सांवेर विधानसभा सीट पर 2,60,000 के करीब मतदाता हैं। समस्याओं की बात की जाए तो आज भी इस विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी प्रमुख मुद्दा है। ज्यादातर गाँव में आज भी सड़क नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थिति खराब है। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ आधुनिक उपकरणों की कमी है। यहाँ किसान काफी परेशान हैं। भारी बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद हुई है। अब ऐसी सूरत में सांवेर का संग्राम कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सांवेर में कैसा रहेगा मुकाबला, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजपाल सिंह सिसोदिया। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिसोदिया जी, 13 मरतबा इस सीट पर चुनाव हुए हैं। 13 वैसे अगर हम बात करें तो 7 मरतबा बीजेपी इस सीट पर काबिज रही है। मतलब कुल मिलाकर 35 साल तक बीजेपी का कब्जा रहता है। लेकिन जिस तरह से हमने रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट के लिहाज से तो आज भी सड़क, बिजली, पानी सबसे प्रमुख मुद्दा, रोजगार, पलायन वही मुद्दा। क्यों? मध्य प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सीट सांवेर ऐसी सीट है जो इंदौर और उज्जैन, 2 नगरों के बीच में, 2 नदियों के बीच में पूरी समाहित है। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जोड़ने का काम किया है, तो उज्जैन में जब शिप्रा के माध्यम से नर्मदा जी का पानी आया, तो फिर उद्वन सिंचाई योजना के माध्यम से, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आज की तारीख में पाइपलाइन डालने का काम हो रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की डला नहीं है पानी, इसलिए पानी की समस्या आज भी डलने का काम हो रहा है। सिंचाई का रकबा बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात पूरी होने देंगे आप, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी सार्थक चर्चा निकल के आएगी। ऐसे बीच में रोकने से बात बन नहीं पाएगी। मैं कह रहा हूँ सिंचाई का रकबा पहले से वहां 2 नदियों के बीच में पूरी सांवेर विधानसभा के बीच में आता है। उसके बाद भी हमने शिप्रा नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पूरे गांव में सिंचाई योजना ले जाने का काम किया है। यह पहली विधानसभा है जिसमें हर खेत में पाइपलाइन डल रही है, सरकारी पाइपलाइन, जिससे नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, जब मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7,000 हेक्टेयर हुआ करता था। 7,000 हेक्टेयर को बढ़ाकर आज हमने 50,000 हेक्टेयर करने का काम किया। उसके अंदर सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव के अंदर नर्मदा के पानी से पेयजल की व्यवस्था होगी और साथ में ये जो सिंचाई की व्यवस्था होने का काम हो रहा है, मैं समझता हूँ अद्भुत काम पानी को लेकर हो रहा है। आप सांवेर के इंटीरियर में, ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि सड़कों का जाल बिछाने का काम हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने किया।
ये 18 महीने की जो बीच में कांग्रेस की सरकार रही, इस समय पे जरूर वो काम सारे रुकने का काम हुआ, क्योंकि कमलनाथ जी एक ही रोना रोते थे हर बार कि मेरे पास खजाना खाली है, पैसा नहीं है। परंतु अभी अगर आज फिर आप जाके अगर सांवेर विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो वो जो अधूरे काम 2018 के पहले रह गए थे वो अभी पूरे होने के काम स्थिति बन रही है वहां। ये 18 महीने का जो गैप रहा, इसमें सांवेर पिछड़ने का काम हुआ। लगातार हमने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पानी की व्यवस्था के साथ साथ में हमने वहां के विकास के लिए काम करने का काम किया। आप देखेंगे प्रत्येक ग्राम के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर हमने अभी गोडाउन बनाने का काम किया था पिछली सरकार ने। गोडाउन के माध्यम से खाद का भंडारण हमने खेतों में किसानों के लिए सोसाइटी के माध्यम से कराने का काम किया। हमने समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी का काम जो सांवेर में बहुत सुचारू रूप से करने का काम पिछले दिनों करने का काम किया। हम लगातार सांवेर को विधानसभा क्षेत्र को, चूंकि इंदौर के एकदम पास में है, इंदौर से लगी हुई सांवेर है, बल्कि इंदौर के 3 तरफ तो वो सांवेर का विधानसभा क्षेत्र घूमता है। उसके बाद भी इस पूरी विधानसभा क्षेत्र का उतना विकास नहीं है जितना विकास होना चाहिए था। आपने कहा कि पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आज भी अगर वहां पे जो जिला अस्पताल है, जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर नहीं रहते। मैं कई मरतबा अपने ही शो में इन खबरों को दिखाती आई हूँ, सवाल जवाब करती आई हूँ। आज भी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बेहाल है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, इंदौर से लगा होने के बाद भी वहां पे जितने भी स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज नहीं है, तमाम चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि अभी भी काम किया जा रहा है। 18 महीने में ही तो सब कुछ नहीं होता, 35 साल भी तो आपके पास थे, लंबा वक्त रहा है। 15 साल मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। सिर्फ 18 महीने आप अगर कह दें कि 18 महीने में ही सब कुछ हुआ तो ये व्यवस्था होने का काम हुआ उन 18 महीनों के अंदर। जो काम सुचारू रूप से चल रहे थे उनको रोकने का काम हुआ। किसानों की जो बैंक के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से किसान 0% ब्याज पर अपने कृषि ऋण का लाभ ले रहे थे, वो 0% ब्याज पे बंद करने का काम किया। कर्ज माफी के नाम पर सोसाइटियों को, सेवा सहकारी संस्थाओं को और बैंकों को दिवालिया करने का काम किया। पूरे सहकारिता सिस्टम को कोलैप्स करने का काम अनियमितताएं क्यों कैसे कर लेते हैं आप? विपक्ष सरकार में बैठे हुए लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग त्राहिमाम हो रहे। 30 साल तक आप लोगों ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है, 6 मरतबा चुनाव जीत के आपके कांग्रेस से विधायक इस सीट से आए हैं, उसके बाद भी क्षेत्र आज भी उसी आदिकाल में जीने के लिए मजबूर है। और क्यों किया आप लोगों ने 18 महीने में इतना ज्यादा घनघोर भ्रष्टाचार और अत्याचार क्यों किया? ये आरोप लगा रहे हैं सिसोदिया जी। मेरे आरोपों की गंभीरता आपको इसी बात से पता चल जाती है कि सिसोदिया जी ने 3 बार 18 महीने कहा, जबकि हमारी सरकार केवल 15 महीने वहां पर काम कर पाई है। शायद सिसोदिया जी लॉकडाउन के भी 3 महीने हमारे मत्थे मरना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सरकारों में जो लोग होते हैं उनका मुख्य काम प्रश्न करने का या आरोप लगाने का नहीं होता, जवाब देने का होता है कि आप बताइए कि जब आपकी 15 साल की सरकार थी, अगर आप कह रहे हैं इतना कुछ आपने किया, तो सरकार वहां की जनता ने आपको चुनाव में क्यों खारिज कर दिया, वहां से आपको हराया क्यों? और अगर वहां काम नहीं हुआ और आपका कहना है कि 7 महीने में आकर के हमने काम किया, तो किस आधार पर आपने 2018 में वोट मांगे थे? मतलब दोनों में से एक बार तो आप झूठी बोल ही रहे थे। हालत आज ये है कि मैं आपको बताऊं, सांवेर में आज ट्रॉमा सेंटर नहीं, बाड़ी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इसका हमने ये अपने मैनिफेस्टो में सांवेर के लिए जो अलग से हमने किया है, इसमें वादा किया है। हमने ये बताया है कि देखिए गबला सावेर हुआ, ग्राम बिलोदा, सिलोदा, वीसाखेड़ी, सेमलिया चांद, सोहन खेड़ी, ऐसे जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। यहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। वो सड़क जिस पर कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया। वही मैं तो आपको नाम के साथ बता रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं जिन्होंने कभी सड़क नहीं देखी, वहां पर हम लोग सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सड़क बनाने का हमने वचन पत्र में वादा किया कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इन इलाकों में हम लोग सड़क बनाएंगे। और सिसोदिया जी ने कई बातें कही, मैं तो केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सांवेर में आपके जो सबसे बड़े जननायक आज आपकी पार्टी में सुशोभित हैं, उन्होंने वादा किया था कि सांवेर समेत सारे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ मैं एक वचन भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस पार्टी का भी पूरा कराऊंगा। तो सांवेर में कितने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी के वचन के अनुसार आपने स्कूटी दे दी है, ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी के वचन के अनुसार आपने लैपटॉप दे दिए, ये बता दें। और
कांग्रेस पार्टी के वचन अनुसार, क्योंकि दोनों पार्टी के वचन पूरा कराने सिंधिया जी आए थे, उसके अनुसार कितने किसानों का वहाँ कर्जा माफ हुआ वो बता दें, साथ ही साथ कितने बच्चों को वहाँ बेरोजगारी भत्ता मिला। सिसोदिया जी, अहिरवार जी आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल नेटवर्क पर बैठ के, नेशनल टीवी पर बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। सड़कों के जाल को लेकर उन्होंने डेटा रख दिया और कह रहे हैं कि भाई 15 महीने की सरकार थी, आप 18 महीने का डेटा कहाँ से ले आए। और क्योंकि सबसे गाँव का नाम लिया है, सबसे हाई प्रोफाइल बिलोदा गाँव में सड़क है ना, गलत इनके कागज में लिखा हुआ है। आप जांच करा ले, अगर आपका कोई अभी वहां पर संवाददाता तो बिलोदा गांव में जाके देखे, पक्की सड़क बनी हुई है। गलत बता रहे हैं। शिमला चाऊ की बात करिए, शिमला चाऊ की सड़क पुरानी बनी हुई है, अभी थोड़ी जर्जर स्थिति में है, परंतु वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृति की स्थिति में है। अब कर्जा माफी की बात करें तो कर्जा माफी का तो हमारा कोई वचन नहीं है। कर्जा माफी का वचन तो आपने दिया, और जो 2018 का चुनाव जो आप जीते हैं वो सिर्फ कर्जा माफी के एक झूठे वचन पे ही तो जीते हैं। आपने किसानों के बीच में जाके ये कहा कि सभी प्रकार के 2 लाख तक के कर्जे हम माफ करेंगे, और सभी बैंकों के, सभी किसानों के। उसके बाद में जब आप सरकार में आए और सरकार में आते ही आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आदेश के अनुसार सबसे पहला साइन भी कर दिया कि कर्जे माफ, फॉर्म भी बांट दिए, नीचे फॉर्म भरने का काम किया। जब आपने पहले कर्ज माफी की बात करी, जब 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो रहा था मध्य प्रदेश के किसानों का, क्या आपने 87,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया? नहीं करा। आपने, मेरी बात हो जाए, आपने जो है फॉर्म भराने का काम किया। जब आप वचन पत्र में लिखते हैं तो आप कहते हैं 2 लाख तक के सबके कर्जे माफ होंगे, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो। उसके बाद में जब आप आते हो सरकार में तो आप लाल, गुलाबी और नीले कलर के फॉर्म भरवाने लगते हैं किसानों से। फिर कहते हैं उसमें कई तरह के फिल्टर लगा देते हैं, और फिल्टर लगा के आप जो है कर्ज माफी करते नहीं है, सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, टाइम पास करते हैं। 18 महीने 15 महीने जितने महीने के आप वो टाइम पास करते हैं, और उसके बाद में आप जब अपना वचन नहीं निभा पाते तो आपके ही विधायक आपको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वो टाइम पास का नतीजा प्रदेश की जनता देख रही है। अब रहा सवाल स्कूटी का भी जवाब दे दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर स्कूटी हमारे इसमें वचन पत्र में है, तो स्कूटी हम देंगे। अभी कोरोना काल का समय चल रहा था, कोरोना प्राथमिकता थी, कोविड-19 से लड़ना हमारी पहली प्राथमिकता थी। इस वजह से स्कूटी वाला जो हमारा जो 2018 का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को हम पूरा करेंगे, अक्षर से पूरा करेंगे। हम उससे बच नहीं रहे। लैपटॉप मेधावी छात्रों को देने का काम हम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोरोना काल में हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, किसी को नौकरी से नहीं निकालना है। और वही सरकारी संस्थान जिनको कंटेंजेंसी पे रखा हुआ है, जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल रखा हुआ है, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उनको बेरोजगार बना रही है। मतलब ये क्या डुअल स्टैंडर्ड है फिर? नहीं, आप जो है बात कर रही हैं अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये है कि आप मैं समझता हूं कि आप जो बात कर रही हैं आउटसोर्सेस की बात कर रही है। भाई कोरोना आउटसोर्सेस का जो काम रहता है वो आउटसोर्सेस कंपनियां करती है, सरकार नहीं करती। सरकार तो काम देती है, आउटसोर्स वाली भी बात नहीं है। सरकार काम देती है, सरकार काम देती है। सरकार ने काम देने का काम किया। एजेंसी के कोई आउटसोर्सेस अगर अंदर बाहर होते हैं तो वो बात अलग है, परंतु जो सरकारी संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, सरकार के संविदा पे बिजली विभाग में, बिजली विभाग में AEIT को आउटसोर्स नहीं किया। बिजली विभाग ने वहाँ पे खुद अपना नोटिफिकेशन निकाल के वहाँ पे खुद नोटिफिकेशन, बिजली विभाग की बात चाहे मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की बिजली कंपनी है, और बिजली कंपनी कुछ काम आउटसोर्सेस पे कराती है, मैक्सिमम काम जो है कंपनी खुद करती है। तो मैक्सिमम काम कंपनी जो करती है, कंपनी AEIT है, उनको है ना बिजली कंपनी ने खुद उनके लिए नोटिफिकेशन निकाल के उनको संविदा पे रखा है, उनको आउटसोर्स नहीं किया। दूसरी चीज, कल की ही अगर हम बात करें तो कम से कम 75 कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल रखा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर शिक्षा विभाग के, वो कल ही बैरागढ़ में ना मजिस्ट्रेट कार्यालय, मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। पड़ेगा, हम आपको समझना पड़ेगा, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि कई सारे विभाग है, चाहे वो महिला बाल विकास हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सहकारिता हो, इनमें आउटसोर्सेस से कुछ लोग काम कर रहे हैं। और आउटसोर्सेस से जब काम करने वाले लोग हैं, उनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है 6 महीने का, तो उस पीरियड में सिसोदिया जी आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये संकट की घड़ी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, किसी को बेरोजगार नहीं करना है। अगर इस तरह से अगर प्रदेश में अगर 60, 70, 65, 100, 200 लोगों को अगर बेरोजगार कर दिया जाएगा तो सवाल तो आपसे ये किया जाएगा ना, मैं जवाब किया जाएगा। मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी। कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं हम सुन लेते हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि सावेर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वह सावेर में जो मुकाबला है वो इतना ज्यादा दिलचस्प है कि यहाँ पे कितना दिलचस्प है ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही उपचुनाव है और घमासान को लेकर दोनों प्रमुख दल के प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना, चलिए सुनते हैं और चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे।
जा रही है? नहीं, कोई दल बदल नहीं हुआ, विश्वासघात हुआ जनता के साथ। जनता को पीठ में छुरा भोगने का काम तुलसी सिलावट ज्योतिराव सिंधिया ने किया है और जनता के साथ धोखा हुआ है कि जो 2 लाख के कर्जे की माफी के लिए सरकार बनी थी, अच्छे दूध पूरा पैसा मिल रहा था किसानों पे, उन सब के साथ विश्वासघात हुआ है। और जिला प्रशासन जिस तरीके से इमरती देवी ने कहा है कि कलेक्टर को बल पे हम लोग देर में मतदाताओं के मन में आखिर क्या चल रहा है, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोटिंग करेंगे, चलिए मतदाताओं की ही जुबानी जान लेते हैं। सांवेर की सबसे बड़ी समस्या तो क्या यहाँ के जो मेन रोड है वो है। यहाँ पे कितने ही मतलब लोग चुनाव जीतते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, पर जितनी भी सुविधाएं जो रोड की है वो पूरी नहीं कर पाती। और जब आप उनके पास जाते हो किसी चीज़ के लिए तो आपको सांवेर ना जाते हुए इंदौर जाना पड़ता है, उनके ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है। मुझे तो अभी तक ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए कोई रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और युवाओं के लिए यहाँ पे ना कोई खेल स्टेडियम की एक सुविधा है। सांवेर तहसील होकर यहाँ पे काफी मात्रा में कुछ होना चाहिए था। अभी हाल ही में चुनाव के कारण रोडें बन रही है, उससे पहले रोड की भी काफी हालत खराब थी। और हो सकता है कोई सी भी गवर्नमेंट आए, लेकिन युवाओं को लेके उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। अब नहीं हुआ है, देखो नाम मात्र लोगों का हुआ है और जो भी हुआ है उसमें 30, 40, 50 हजार से अधिक का किसी का माफ नहीं हुआ करके। बाकी जो है लाख से ऊपर वाले का किसी का माफ नहीं हुआ। जैसे स्वयं मेरा ही 2 लाख रुपए का लगभग है, मेरा कोई माफ नहीं है। ना आज तक हमको न खाद मिलता है उस पर, न हमको कोई बीज मिलता है, और प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका भी हम मुआवजा नहीं मिलता है। सांवेर की मुख्य समस्या ऐसे तो सड़कें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे सांवेर में नल के पानी की समस्या, जो एक दिन छोड़कर नल आते हैं, जबकि अभी बारिश अधिक मात्रा में हुई है, इसके बावजूद भी नल का एक आना, इसके बाद बिजली की आवाजाही बंद होती है, उलूपोजुब होती है। दूसरा, कोरोना काल में अभी फसलों को, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे फसलों का उचित दाम ना मिल पाना, इसके बाद पानी से फसलें सब चौपट हो जाना। ये रोड की समस्या है, वैसे तो कोई ये नालियों की समस्या, और तो कोई समस्या नहीं है। तो कितना प्रताड़ित होना पड़ता है रोड के कारण, ट्रैफिक? हाँ, ये रोड के कारण तो बहुत परेशान होना पड़ता है। तो क्या मांग है जो आने वाली सरकार है या जो रहेगी, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, बस ये रोड बना दो, और क्या है। क्या लगता है आपको, दो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही टक्कर दे रही, क्या लगता है किसकी तरफ पलड़ा भारी है? अब अभी तो बीजेपी का ही है भारी। वैसे सड़क के साथ गटर की एक योजना जो रहना चाहिए। सिसोदिया जी, सुना आपने कि सांवेर की जनता क्या कह रही है कि सड़क, जल, पानी, बिजली की समस्या आज भी है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि रोजगार नहीं है। युवाओं को रोजगार देने के लिए आप लोगों के पास क्या रोड मैप है, क्या योजना? इंदौर के नजदीक शहर होने की वजह से सांवेर जो तहसील है, इंदौर तहसील, इंदौर जिले की तहसील है, वो पूरा इंदौर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरा सांवेर तरफ में है। आप देखेंगे कि सांवेर तक में इंडस्ट्रियां, उज्जैन की, इंदौर की जो इंडस्ट्री है वो सांवेर तक डली हुई है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि रोजगार के अलावा अगर कोई जाना चाहे तो शहर में जाकर भी औद्योगिक क्षेत्र में भी जाकर कर सकता है। देखिए, घर छोड़ना पड़ता है। देखिए, मेरा निवेदन सुनिए आप मेरी घर छोड़े बिना तो रोजगार नहीं मिलेगा ना। घर में तो आके फैक्ट्री डाल नहीं सकता। मैं मान रही हूँ, सांवेर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर का जो इंडस्ट्रियल एरिया वो सांवेर के अंदर है, सांवेर तहसील लगती है। पास ऐसा क्या रोड मैप है? वो इंडस्ट्रियल एरिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप लोगों के पास क्या ऐसी रूपरेखा है? जो युवा है वो सरकारी नौकरी चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमें सरकारी नौकरी दो। अगर हम इतना अगर आउटसोर्स कर रहे हैं, तमाम चीज अगर हम इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, तो हमें उतना मिलना भी चाहिए। उसको लेके आप लोगों के पास क्या योजना है, क्या रोड मैप है? शासन मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर के अंदर, भारत सरकार हो चाहे फिर राज्य सरकार हो, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम कुशल लोगों को जो है कौशल प्रबंधन करने का काम कर रहे हैं, लोगों को इस योग्य बनाने का काम कर रहे हैं कि वो स्वयं रोजगार मांगने के बजाय लोगों को रोजगार दे सके। मैं पूछ रही हूँ सरकारी नौकरी की, आप बात कर रहे हैं कौशल उन्नयन की। भाई स्किल है तभी तो लोग काम कर रहे हैं, लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं। आप सरकारी उपक्रम अगर बंद करते चले जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, तो सरकारी में जितना सीमित संसाधनों में जितनी वैकेंसी है उतनी वैकेंसी रहेगी।
आप सरकारी सभी पूरे देश के नागरिकों को, सारे देश के युवाओं को सरकारी नौकरी दे सकती है क्या? आपके पास क्या रोड मैप है मिथुन जी? कोई नहीं दे सकता। अगर दे सकते होते तो कांग्रेस इतने समय से कांग्रेस इस देश के अंदर राज कर रही, क्यों नहीं दे पाए? देखिए यही कारण है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही तो जिन पीढ़ियों की सरकारी नौकरी लगी थी, आज का बेरोजगार उन्हीं पीढ़ियों के कमाए हुए पैसे पर पल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, सांवेर अगर आप रोजगार चाहते हैं, सांवेर नहीं मिलेगा, इंदौर जाइए। इंदौर से युवा नोएडा जाता है, वहां कहता है नोएडा में नहीं मिलेगा, अमेरिका जाइए। अमेरिका जाता है, वहां H1B वीजा बंद कर दिया जाता है, मोदी जी जाकर कहते हैं हर हर ट्रम्प, और वापस युवा को मजबूर किया जाता है। तो ये एक जो मॉडल लाए कि आत्मनिर्भर बनिए। पहले जब सरकार के बाहर थे, कहते थे हम आएंगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सरकारी नौकरी हम देंगे, 34% बेचने वाले। मैं रोड मैप बता रहा हूँ, 34 हम ही ने दी है। आप बोलते हैं सरकारी माफी नहीं कर सकते, हम ही ने दी है। आपका कहना आत्मनिर्भर बनिए, आपका कहना आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग आकर के सरकारी नौकरी नहीं है, आपकी सरकार ने राज्यसभा में बोला है, आपकी सरकार ने राज्यसभा में बोला है 34 PSU आप लोग बंद कर रहे हैं, 34 PSU आप लोग बंद कर रहे हैं। PSU को नीचे वहां से दे देंगे जहां से आप वहां से दे देंगे। और आप तो आप उन बातों को लिख रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, सरकारी अपने वचन पत्र में उन बातों को लिख रहे हैं। अगर युवा के पास कोई टारगेट होता था तो वो सरकारी नौकरी का होता था। जो गरीब होता था, अल्प शिक्षित होता था, वो प्यून की नौकरी करता था। जो मिडिल क्लास का होता था वो क्लर्क होता था। जो शिक्षित उच्च शिक्षित होता था वो IAS बनता था। सब कुछ आपने खत्म कर दिया। IAS में भी आप प्राइवेटाइजेशन लाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। कौन से IAS में प्राइवेटाइजेशन? अब आप तो जानकारी IAS में प्राइवेटाइजेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 27 लोगों को भर्ती किया आप लोगों ने। प्राइवेट एग्जाम हो रही है, UPSC के एग्जाम होते हैं, उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर आप लोग प्राइवेट लोगों को लाते हैं। इंडस्ट्री के लोगों का आरोप गलत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। ये आप जो है बाईपास कर रहे हैं आपके समय पे जो UPSC के 2 साल तक एग्जाम होती थी, आत्मनिर्भर बनना तो बीजेपी को क्यों लाए भाई? आत्मनिर्भर बनना है तो बीजेपी को क्यों लाए? व्यक्ति तो खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। बीजेपी क्या कर रही है आत्मनिर्भर बना के? कौन से एहसान कर रहे हैं आप लोग? साफ बात है, आज आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। कितने सांवेर में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी आपने? कितने लोग? इंदिरा गांधी के जमाने में हमने DHL खोला, हमने ISRO खोला, इसी कारण लोगों को नौकरी मिली। आप बेचने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा में आपने कहा 34 PSU को हम बेचेंगे, आप बेचेंगे, इंडिया आप बेचेंगे, आप बेचेंगे, मध्य प्रदेश की जमीन आप लोग बेचेंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विचार को लेकर काम कर रही है। विचार करो। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का आत्मनिर्भर बने, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार में आप लोग आएंगे, बड़े बड़े जिसको महिला लेकिन बार गैस का सिलेंडर नहीं भरा पाई, क्योंकि जो सिलेंडर 350-400 रुपए में मिलता था, आज वो 850 रुपए में मिल रहा है। तो हमें तो सोचने में, आम जनता को सोचने में यही लग रहा है कि भाई कैसे उज्ज्वला योजना का भी लाभ कैसे लिया जाएगा। आप दोनों से मैंने पूछा क्या रोड मैप है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए? आप 70 साल पे चले गए, आप उन चीजों पे चले गए। आत्मनिर्भर बनाएगी, प्रोग्राम है। अगर ये स्टेशन बंद हो तो मुझे अवसर मिले, हमें बताने का काम करूं। अब हो रहा है कि तीनों लोग बोल रहे हैं, सरकार के भरोसे मत करो, सरकार के भरोसे मैं बताने को तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का और शिवराज सिंह चौहान जी का रोड मैप में बताने को तैयार हूँ, अगर मुझे आप समय देंगे तो। मैं निश्चित तौर पर मैं आत्मनिर्भर भारत के मॉडल के तहत, मैं कौशल प्रबंधन के तहत पूरा मॉडल बताने को तैयार हूँ। किस प्रकार हम मध्य प्रदेश सहित देश भर के युवाओं को कौशल संपन्न करेंगे, रोजगार युक्त करेंगे, इसका मॉडल हमारे पास है। दर्शक और युवा जानना चाहते हैं कि अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो उनको क्यों सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वो ये जानना चाह रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन सरकारी नौकरियां निकालिए जानना चाहता है। पिछले 7 महीने में एलपीपीएससी छोड़िए, पिछले 7 महीने में कितनी सरकारी नौकरियां निकाली? 15 महीने पिछले 7 महीने में कितनी सरकारी नौकरियां निकाली? पिछले 7 महीने में कितनी सरकारी नौकरियां निकाली? पुलिस में कितनी निकाली? 6000 कंप्यूटर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर निकाल दिए, 6000 घरों का चूल्हा आपने बुझा दिया, आपने रोक दी। 15 महीने में जो हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिए थे, एडवर्टाइजमेंट दिया है, काम कहाँ किया है आपने? एडवर्टाइजमेंट तो दिया है, काम कहाँ किया आपने? 2017 के पटवारी आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 2017 के पटवारी आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए सिंधिया जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। आपकी 15 महीने की सरकार ने बस अपना 7 महीने का बताइए ना साहब। 7 महीने से गरीबों का राशन खाने के अलावा आपने किया क्या है? गरीबों का राशन खाने के अलावा पिछले 7 महीने में किया क्या है? के अलावा किया क्या है? 7 करोड़ से ज्यादा की जनता देख रही है, बखूबी समझ रही है कि जब रोजगार को लेकर बात होती है तो कहां से आप लोग 70 साल बनाम 15 महीने में आ जाते हैं। इस तरह से आप लोग अपनी नाकामियों को जस्टिफाई मत कीजिए, क्योंकि अगर युवा अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो चाह रहा है कि उसके हाथों में सरकारी नौकरी हो, ना कि उसको कौशल उन्नयन के तहत आप लोग स्वरोजगार और रोजगार देने की बात करें। क्योंकि अगर कौशल है ये उसका स्किल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक कौशल है, रोजगार है, ठीक इसी तरह से इन्होंने ढोर चराने के लिए कह दिया था, ढोर चराने के लिए कह दिया था। न्यूज चैनल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कौशल को जानने वाले लोग हैं, कैमरामैन कैमरा चला रहे हैं, लाइट का काम देगा। ये जो नहीं मैंने नहीं किया, बीजेपी ने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये रोजगार नहीं है? तो ये बीजेपी ने कितने रोजगार दिए? रोजगार मिल रहा है ना, ये लोग काम कर रहे हैं, क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी है? आप ये बताइए, क्या ये नौकरी आप दे रहे हैं? क्या ये नौकरी आप दे रहे हैं सिसोदिया जी? नौकरी में नहीं हूँ, सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, क्या ये नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी गई है? क्या ये नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी गई है? पूरे देश क्या बात कर रहे हैं सर? नौकरी दे देंगे सर, क्या बात कर रहे हैं? चुनाव से पहले कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। सवाल कर रही हूँ, क्या ये बिहार वाले भी सुन ले, 19 लाख रोजगार ये है। मिथुन जी, काम करेगा, सिसोदिया जी, रोजगार बिहार के यहाँ के कैमरामैन बीजेपी ने लगाया, आपको बीजेपी ने लगाया है ना। लोग रोजगार के अवसर उपलब्ध क्यों नहीं होने दे रहे थे अभी तक? हम जब रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं तो रोजगार का अवसर ये है कि आदमी आत्मनिर्भर बन जाए। रोजगार का मतलब ये है आदमी आत्मनिर्भर बन जाए। सब लोग सरकारी नौकरी में थे, क्या कांग्रेस हमारे समय में जितनी सरकारी नौकरियां थी तो उतनी आप प्राइवेट नहीं दे पाए। हमारे समय में जितनी सरकारी नौकरियां थी प्राइवेट नहीं दे पाए। ये सच्चाई है आपकी। रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, रोजगार के लिए रोजगार लोगों को एयर इंडिया बेच दो, रेलवे बेच दो, उसके बाद बोलोगे आत्मनिर्भर बनो। बीजेपी बहुत अच्छे रोजगार है, ये सच्चाई है। काम कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार काम कर रही है। हमने इस देश के अंदर कई सारे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम किया, हमने संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया। आप इस प्रकार से आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। पद पर IAS अधिकारी के तौर पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जोड़ा गया है। भर्ती झूठ ये है कि चुनाव के पहले सरकारी नौकरी, चुनाव के बाद स्वराज एक्सप्रेस में हमने नौकरी दी है। वाह साहब, ये आपका रोजगार का मॉडल है, ये आपका रोजगार का मॉडल है। कांग्रेस गरीबों के साथ कांग्रेस गरीबी रेखा क्या है ये तो बता दीजिए। गरीबी रेखा क्या है ये तो बता दीजिए। कितना कमाने वाला आदमी गरीब मानते हैं? व्हाट इज योर पॉवर्टी लाइन सर? कितना कमाने वाला गरीब होता है ये तो बता दीजिए साहब। बीजेपी सरकार आने के बाद गरीबी रेखा क्या, गरीब कौन होता है? कैसे आप 5 लाख कमाने वाला गरीब होता है, 2 लाख कमाने वाला, 3 लाख कौन होता है? गरीबी रेखा जानकारी आपको? भैया आप कौन सी परिभाषा की बात करो? जो नीति आयोग ने दी थी उसका तो आपने मजाक उड़ाया था। आपकी सरकार की गरीबी की परिभाषा क्या है? कितना कमाने वाला आदमी गरीब होता है ये बताइए। कितना कमाने वाला आदमी गरीब होता है? कैसे गरीब को आइडेंटिफाई करते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान जी गरीब है? कैसे आप गरीबी को आइडेंटिफाई करते हैं ये बताइए।
देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाइए, देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाइए, ये आपका रोजगार का मॉडल है। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाइए। अच्छा, उसका भी क्रेडिट बीजेपी लेगी। देश का युवा खुद से नौकरी ढूंढे तो वो बीजेपी ने किया हुआ है, और कांग्रेस सरकार नौकरी देती थी तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये आपका मॉडल है। दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं को कहना पड़ रहा है, और माफी के साथ दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं के साथ पढ़े लिखे नहीं है, आपकी तरह नहीं है, बिना पढ़े लिखे शासन में बैठे। अपना सोचा हुआ बोल नहीं सकते। अरे तो हाँ, देश को क्या देश आज सरकारी नौकरी बनाएंगे, जो पीढ़ी 5 पीढ़ियां सरकारी नौकरी दी है वो दी है, आज लोग नौकरी नहीं दे पा रहे। प्रदेश की जनता सुन रही है, मिथुन जी, देश के संसाधनों को बेच के आप लोग सैलरी दे रहे हैं, देश के संसाधनों को बेच के सैलरी दे रहे हैं। ये संसाधन खत्म हो जाएंगे तब जब रोजगार को लेकर बात की जाती है तो आप लोग पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत माफी के साथ इस बात का उल्लेख मुझे करना पड़ा। सड़क, बिजली, पानी को लेकर भी 70 साल बनाम 15 महीने हो जाते हैं। रोजगार को लेकर अगर बात की जाए तो दोनों ही दलों के पास कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं है कि वो बेरोजगारों को रोजगार दे सके, फिर चाहे वो कांग्रेस हो फिर चाहे बीजेपी हो। अगर किसी कांग्रेस से अगर सवाल कर लिया जाएगा कि भाई आपने रोजगार को लेकर क्या किया है, तो वो 70 साल का बखान करने लगेंगे और फिर ढोर चराने की ट्रेनिंग का जिक्र करेंगे। भाई अगर बीजेपी से सवाल कर लिया जाएगा, सत्ता पे बैठे हुए लोगों से सवाल कर लिया जाएगा, तो वो सीधे सीधे आपसे कहेंगे कि आत्मनिर्भर बन जाइए, सरकारी नौकरी की बात मत कीजिए। बहुत शुक्रिया सिसोदिया जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। मिथुन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उपचुनाव का घमासान कौन जीतेगा, ये तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पे सावेर की बात की है, तो सावेर का हाल फिलहाल इतना ही है कि चर्चा में हमने देखा है कि किस तरह से क्या समीकरण बनते हैं। 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि आखिर कौन यहाँ पे सावेर का सिरमौर है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।